हेलो स्टूडेंट्स, आज हम राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधियों के बारे में जानेंगे। तो राष्ट्रीय आय की गणना करने की 3 विधियां हैं, उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। तो आज हम सबसे पहली विधि उत्पादन विधि या उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि, एक ही बात है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो उत्पादन विधि से अगर हमें राष्ट्रीय आय की गणना करनी है तो सबसे पहला जो काम होता है वो होता है अर्थव्यवस्था के जो 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, उनकी पहचान करना। ठीक है, और उनकी पहचान कैसे की जाती है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से उद्योग धंधे आते हैं या क्या क्रियाएं प्राथमिक क्षेत्र में शामिल की जाती हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि तथा उससे संबंधित व्यवसाय जैसे कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, ये सभी। इसके अलावा खनन तथा उत्खनन यानी भूमि के अंदर से जो खनिज पदार्थ निकालने का कार्य होता है उसे खनन कहा जाता है। वो क्रियाएं भी किस में शामिल होती हैं? प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होती हैं। द्वितीय क्षेत्र किसी भी अर्थव्यवस्था का वो क्षेत्र होता है जिसमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त हुई वस्तुओं का पुनर्निर्माण किया जाता है, इसीलिए इसे विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है या उद्योग क्षेत्र कहा जाता है। तो इसमें हम वो सभी क्षेत्रों को, उद्योग धंधों को शामिल करते हैं जो निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। तृतीय क्षेत्र वो होता है जो सेवा से संबंधित है, जो सेवाएं उपलब्ध करवाता है यानी सेवाओं का सृजन करता है। तो सेवाएं कौन कौन सी? जैसे बैंकिंग की, इंश्योरेंस की, परिवहन की, टेलीकम्युनिकेशन की, ये सभी सेवाएं कहलाती हैं। तो ये सब किस में आती हैं? तृतीय क्षेत्र में आती हैं। फिर हम क्या करते हैं, इन तीनों क्षेत्रों में जो मूल्य वृद्धि हुई है उसकी गणना करते हैं। ठीक है, हम बाद में ये भी बात करेंगे कि मूल्य वृद्धि को हमने क्यों लिया है। ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे हम कि हमने इसको मूल्य वृद्धि ही क्यों कहा है। तो उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों में की गई मूल्य वृद्धि को जोड़ा जाता है। ठीक है, जहाँ तक हम फॉर्मूले की बात करें तो राष्ट्रीय आय की गणना करते हुए जब हम मूल्य वृद्धि की गणना करते हैं, प्राथमिक विधि से गणना करते हुए मूल्य वृद्धि की गणना करते हैं, तो हमारे पास क्या चीज़ सबसे पहले आती है? बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस होती है इसी को ही मूल्य वृद्धि भी कहा जाता है। मूल्य वृद्धि, सकल मूल्य वृद्धि कहा जाता है इसे। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे? सकल मूल्य वृद्धि कहा जाता है। यानी बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद या सकल मूल्य वृद्धि एक ही बात है। इसकी गणना कैसे की जाती है? उत्पादन का मूल्य, मतलब जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है उनको कीमत स्तर से गुना कर देंगे तो उत्पादन का मूल्य आ जाएगा। और उसमें से जब हम मध्यवर्ती उपभोग को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? सकल मूल्य वृद्धि या बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद आ जाएगा। अब हमें ये देखना है कि उत्पादन के मूल्य की गणना कैसे होती है। तो उत्पादन के मूल्य की गणना कैसे होती है? बिक्री, कितनी बिक्री हुई है। ठीक है, सेल्स, बिक्री यानी सेल्स, कितनी बिक्री हुई है प्लस स्टॉक में परिवर्तन कितना हुआ है। ठीक है, यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे आएगी? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी स्टॉक में परिवर्तन को कैसे कैलकुलेट करते हैं? अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि अभी तक हम बिल्कुल सिंपल शब्दों में जो बिक्री थी उसी को ही क्या मान करके चल रहे थे कि वो क्या है? हमारा उत्पादन का मूल्य। लेकिन नहीं, जब हम गणना करने की बात करते हैं तो उत्पादन का मूल्य थोड़ा इससे अलग है, क्योंकि हम इसमें जितनी बिक्री हुई है उसके साथ हम ये भी देखते हैं कि जो वस्तुएं हैं हमारे पास उनका वर्ष के अंत में कितना स्टॉक है और प्रारंभ में कितना स्टॉक था।
ठीक है, पूरे एक वर्ष में, क्योंकि राष्ट्रीय आय की गणना एक वर्ष की अवधि में की जाती है। तो उस वर्ष के अंत में कितना स्टॉक है और प्रारंभ में कितना स्टॉक था, क्योंकि ये भी तो होता है ना कि जितना उत्पादन हमने एक वर्ष में किया वो सारा का सारा उसी वर्ष में ना बिके तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि उस वर्ष में उत्पादन नहीं हुआ। ठीक है, तो उत्पादन का मूल्य क्या है? बिक्री वो हो गई जो बिक गया। ठीक है, जितना सेल हो गया तो वो सेल्स आ गई। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उत्पादन तो उसी एक वर्ष की अवधि में हुआ हो लेकिन वो बिका ना हो, तो उसका हमें कैसे पता चलेगा? उसका पता चलेगा हमें स्टॉक में परिवर्तन से। ठीक है, तो बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन। तो स्टॉक में परिवर्तन क्या है? अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। तो इससे हमें पता चल जाएगा जो बिक्री हुई उसका तो अलग से गणना हो ही गई, प्लस जो उसी वर्ष में उत्पादन हुआ है लेकिन बिका नहीं है, तो वो कैसे पता चलेगा कि साल के शुरू में हमारे पास कितना स्टॉक था उसको माइनस कर देंगे, उस साल के अंत में कितना स्टॉक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? उस वर्ष में कितना परिवर्तन हुआ स्टॉक के अंदर, यानी कितना उत्पादन हुआ है बिक्री के अलावा जो और है जिसकी गणना बिक्री में नहीं हो पाई है। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा? उत्पादन का मूल्य। ठीक है, तो ये मेन फॉर्मूला ये है। ठीक है, अब मैं ये बताऊंगी, ये +2 के बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है इसमें, जब वो नेशनल इनकम अकाउंटिंग करते हैं और उनको सिलेबस के अंदर क्वेश्चन भी सॉल्व करने आते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं जिसमें उनको डाटा दिया होता है और उन आंकड़ों के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय आय की गणना करनी होती है। और बच्चे ज़्यादातर इसमें गलतियाँ करते हैं, या तो वो क्या करते हैं, फॉर्मूले को रटते हैं, फॉर्मूला भी नहीं, उनको बस ये बता दिया जाता है ये वाले को प्लस करेंगे, ये वाले को माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, जिससे उनको समझ में कुछ नहीं आता है। तो उन बच्चों के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है, वो इसे समझें ध्यान से कि जब भी हमें किसी विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करनी है या राष्ट्रीय आय के किसी भी कंपोनेंट की गणना करनी है, किसी भी समग्र की हमें गणना करनी है, हमें हमेशा बेस फॉर्मूले से चलना चाहिए। अगर हम बेस फॉर्मूले से चलते हैं तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी न्यूमेरिकल आपका गलत नहीं हो सकता, ये गारंटी है। पर आपको चलना इस फॉर्मूले से होगा। ये भूल जाइए कि ये प्लस करना है, वो प्लस करना है, वो करना है, बिल्कुल वो नहीं सोचना। सिर्फ जो आपका मेन फॉर्मूला है, यानी हमें क्या करना है, सबसे पहले आप इसी की गणना करो। भले ही आपको राष्ट्रीय आय गणना करने को कहा हो या आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का हो, जो मर्जी कहा हो, वो हम बाद में बना देंगे उसको, लेकिन आपने मेन सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? GDP एट मार्केट प्राइस, क्योंकि बेस फॉर्मूले से क्या चीज़ आएगी? GDP एट मार्केट प्राइस आएगी। ठीक है, कैसे आएगा वो भी हमने ऊपर बात की, उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। अगर उत्पादन का मूल्य आपको सीधा सा दे रखा है फिर तो ठीक है, आप यहाँ पर जस्ट उत्पादन का मूल्य रखोगे और आपका आंसर आ जाएगा उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य। लेकिन अगर आपको उत्पादन का मूल्य नहीं दे रखा तो हम उत्पादन के मूल्य की गणना कर लेंगे। वो कैसे करेंगे? बिक्री प्लस स्टॉक। ठीक है, तो आप इसको कैसे करते जाएंगे मैं आपको बताती हूँ। अगर बाय चांस आपको उत्पादन का मूल्य सीधा नहीं दे रखा है तो हम उसकी गणना कैसे करेंगे? जैसे ये है GDP एट मार्केट प्राइस। ठीक है, बेस फॉर्मूला क्या है इसका? उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। ठीक है, अब अगर तो सीधा ये दोनों चीज़ें दे रखी हैं, सीधी हमें कुछ नहीं करना, दोनों यही दे रखे हैं, फिर तो हमें कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन बाय चांस आपको उत्पादन का मूल्य सीधा नहीं दे रखा है तो आपको सबसे पहले क्या करने पड़ेगा? फिर उत्पादन का मूल्य निकालना पड़ेगा। तो उत्पादन का मूल्य कैसे आएगा? आप इसको ब्रैकेट लगाते जाओ। एक पार्ट ये हो गया, ठीक है, इसमें हम उत्पादन का मूल्य हल कर लेंगे, और दूसरा पार्ट आपका क्या हो गया? मध्यवर्ती उपभोग। ठीक, तो इस वाले पार्ट में हमें उत्पादन का मूल्य की गणना करनी है, और उत्पादन के मूल्य का फॉर्मूला क्या था? बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन। बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन। ठीक है,
ये हो गया। अब आपको बिक्री स्टॉक में परिवर्तन दे रखा है तो बड़ी अच्छी बात है, आप बिक्री लिखो, स्टॉक में परिवर्तन लिखो, आपके पास क्या बन जाएगा, उत्पादन का मूल्य। ये पूरा सोल्व हो करके क्या बन जाएगा, उत्पादन का मूल्य। उसमें से मध्यवर्ती उपभोग माइनस कर दोगे, आपके पास मूल्य वृद्धि या जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। ठीक है। अगर बाय चांस ये हो कि स्टॉक में परिवर्तन भी नहीं दे रखा आपको और आपको क्या दे दिया, अंतिम स्टॉक और प्रारंभिक स्टॉक दे दिया, तो हम वहां से भी बना लेंगे इससे। तो हमें क्या करना है, बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन। कैसे बनाएंगे स्टॉक में परिवर्तन, अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। ठीक है। तो बस बिक्री, अब ये स्टॉक में परिवर्तन नहीं दे रखा था मुझे, तो मैंने क्या कर दिया, अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक, यहाँ से आ जाएगा, फिर वो इसमें प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो उत्पादन का मूल्य बन जाएगा और उसमें से मध्यवर्ती उपभोग क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बस इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, या इसी को ही हम क्या कहते हैं, सकल मूल्य वृद्धि। ठीक है। अब सकल मूल्य वृद्धि आ गई और हमें निकालनी है राष्ट्रीय आय। ठीक है। तो राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है कि हमें क्या निकालना है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है कि हमें क्या निकालना है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। और हमारे पास आया क्या है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो अब देखो एक एक करके, मुझे ये क्या, जीडीपी, जीडीपी मतलब ग्रोस, ग्रोस को मुझे क्या बनाना है, नेट। ठीक है। ये ग्रोस है यानी सकल है, सकल को मुझे क्या बनाना है, नेट यानी शुद्ध बनाना है। तो सकल को शुद्ध बनाने के लिए, ग्रोस को नेट बनाने के लिए क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, घिसावट व्यय। ठीक है बच्चों, क्या माइनस करते हैं, घिसावट व्यय। तो घिसावट व्यय माइनस कर दिया, चलो इसका काम तो हो गया। ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, डी, डी मतलब डोमेस्टिक, और ये क्या है, नेट नेशनल, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, मतलब हमें घरेलू को क्या बनाना है, राष्ट्रीय। तो घरेलू को राष्ट्रीय बनाने के लिए क्या करते हैं, विदेशों से शुद्ध साधन आय प्लस करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको हम क्या करते हैं, प्लस। ठीक है, हो गया प्लस। तो इसका मतलब इसका भी काम हो गया, डोमेस्टिक नेशनल बन चुका है। अगला काम क्या है, हमें मार्केट प्राइस को किस में कन्वर्ट करना है, फैक्टर कॉस्ट में। ठीक है। तो मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पिछली वीडियो में हमने किया था, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर देते हैं, माइनस, यानी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर देते हैं। बस हो गया काम। अब मार्केट प्राइस भी किस में कन्वर्ट हो गया, फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। तो ये हो गई आपकी उत्पादन विधि। ठीक है। उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय की गणना इस तरीके से हम करते हैं। अब मैं इसमें आपको बताती हूँ कि जो मूल्य वृद्धि की धारणा है वो क्या है। हमने इसमें ये कहा ना कि ये मूल्य वृद्धि भी होती है। ठीक है। इसको मूल्य वृद्धि क्यों कहा हमने, हमें ये समझना होगा ये मूल्य वृद्धि क्यों कहा हमने इसे, या हमने बीच में मैंने आपको पहले कहा था कि हम जो है ये कहते हैं कि दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए मूल्य वृद्धि का प्रयोग किया जाता है। तो इसे मैं आपको ये बुक के अंदर ही दिखा देती हूँ, बुक में ही हम इसे देख लेते हैं। ठीक है। एक टेबल से हम समझेंगे कि मूल्य वृद्धि का मतलब क्या है और हम समझेंगे कि दोहरी गणना क्या होती है। ठीक है। तो ये एक टेबल बना रखी है, इसके अंदर टेबल में क्या है, पहला कॉलम है हमारा उत्पादक उद्यम यानी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज, मतलब जो उत्पादन करने वाले उद्यम हैं या जो भी व्यक्ति है, जो भी है जो उत्पादन कर रहा है। दूसरा क्या है, उसके द्वारा किए गए उत्पादन का मूल्य। ठीक है। हमने मूल्य ही ले रखा है सीधा, हम मतलब सीधा उसको मूल्य में कन्वर्ट करके ही ले रहे हैं यहाँ पर समझने के लिए। और फिर है मध्यवर्ती उपभोग, और जो लास्ट कॉलम है उसमें हम निकालेंगे मूल्य वृद्धि। ठीक है। तो इसमें ये देखिए कि हमने कहा सबसे पहले मान लीजिए जो पहली स्टेज पर है वो कौन है, किसान है। किसान ने क्या किया,
कपास का उत्पादन किया और जितनी कपास का उसने उत्पादन किया, मान लो कि उसका मूल्य कितना है, 1000 रुपये। ठीक है, अब यहाँ हम फिलहाल ये मान करके चल रहे हैं कि उस समय अवधि के अंदर किसान का जो मध्यवर्ती उपभोग था वो 0 था, ये हमने मान लिया है यहाँ पर। वैसे तो बीज और उन सब का यूज़ होता है, पर हम सिर्फ इस उत्पादन के स्टेज से ले रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो उसने क्योंकि सीधी मूल्य वृद्धि की है उसने उसके अंदर, तो ये क्या हो गया, जो इसमें जो भी चीज़ें हैं उनका मूल्य उससे पिछले समय में कैलकुलेट हो चुका होता है, इसलिए हम इसको 0 मान करके चलते हैं। तो मध्यवर्ती उपभोग 0 हो गया। तो इसका मतलब किसान ने तो सीधा सीधा क्या किया, मूल्य वृद्धि, कितने मूल्य का सृजन किया, 1000 में से 0 मध्यवर्ती उपभोग को माइनस कर देंगे तो क्या आ गया, 1000। वही कर रहे हैं हम, उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती उपभोग माइनस कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मूल्य वृद्धि। अब किसान ने ये जो 1000 रुपये की कपास थी, यानी वो किसको बेची, धागा मिल को बेच दी। ठीक है, धागा मिल को बेची तभी उसका मूल्य 1000 रुपये कैलकुलेट हुआ। अब धागा मिल ने क्या किया, उसका धागा बना दिया। ठीक है, और जो धागा उसने बनाया उसका मूल्य हुआ 1200 रुपये, जो वो आगे बेचेगा। ठीक है, 1200 रुपये हुआ। अब इसमें देखो, ये जो 1200 रुपये धागे का मूल्य है, इसमें 1000 रुपये की तो कपास थी, किसान ने कपास ली थी ना धागा मिल वाले ने, तो 1000 रुपये की तो उसके अंदर क्या थी, कपास थी। तो धागा मिल वाले ने कितनी वृद्धि की उसके अंदर, सिर्फ 200 रुपये की। तो 1200 माइनस 1000 कितना आ गया, 200। ठीक है, अब जो धागा मिल ने धागे को किसको बेच दिया, 1200 रुपये में, तभी तो उसका मूल्य है क्या ना। 1200 रुपये में किसको बेचा था उसने, डाइंग फर्म को, जो डाई करती है। ठीक है, रंगती है मतलब के धागे को। अब उस धागा मिल जो डाइंग फर्म थी, उसने उस धागे को रंग दिया, उसको कलर कर दिया, और अब उस धागे का मूल्य कितना हो गया, 1500 रुपये। ठीक है, अब इसने कितनी मूल्य वृद्धि की, इसने इससे 1200 रुपये का धागा खरीदा था, तो 1200 रुपये तो धागे के ही हो गए इसके अंदर। इसका मतलब मध्यवर्ती उपभोग कितना है इसके अंदर, 1200 का है। तो 1500 माइनस 1200 कितना आ गया, 300। ठीक है, तो डाइंग फर्म वाले ने कितनी मूल्य वृद्धि की, 300 की मूल्य वृद्धि की। फिर है, अब जो डाइंग फर्म वाला था उसने धागे को रंग कर किसे बेच दिया, कपड़ा मिल वाले को बेच दिया। ठीक है, तो कपड़ा मिल वाले ने उसका क्या बना दिया, कपड़ा बना दिया। कपड़े का मूल्य कितना हो गया, 2600 रुपये हो गया, मान लीजिए। ठीक है, तो कपड़े का मूल्य कितना हो चुका है, अब 2600 रुपये हो गया। अब ये जो 2600 रुपये हुए, इसमें 1500 रुपये का तो क्या था, रंगा हुआ धागा था। ठीक है, तो वो क्या हो गया, उसका मध्यवर्ती उपभोग, क्योंकि उसने उसी रंगे हुए धागे को तो कन्वर्ट किया है किसमें, कपड़े में, तो इसलिए जो रंगीन धागा था वो मध्यवर्ती उपभोग हो गया। तो 2600 में से 1500 माइनस किया, 1100 रुपये की क्या हो गई, मूल्य वृद्धि। अब इसने कपड़े को किसको बेच दिया, दुकानदार को। ठीक है, अब दुकानदार, हालांकि दुकानदार उसमें उस कपड़े को क्या नहीं कर रहा, कपड़े का कुछ और तो नहीं बना रहा, कपड़ा ही बेच रहा है, लेकिन वो अपनी सेवाएं उसमें डाल रहा है, उसको अट्रैक्टिव बना रहा है, उसमें अपनी पब्लिसिटी कर रहा है, जैसे भी है उसको बेच रहा है। तो अब वो उसके अंदर उसके मूल्य को बढ़ा देगा, क्योंकि वो अपनी सर्विसेज भी तो दे रहा है उसके अंदर। तो 3200 रुपये में दुकानदार ने उस कपड़े को आगे किसको बेच दिया, ग्राहक को। तो ये अंतिम वस्तु होगी, दुकानदार ने आगे बेच दिया, अंतिम वस्तु होगी। अब दुकानदार ने जो ये 3200 का बेचा, उसने खरीदा कितने का था, 2600 रुपये का कपड़ा खरीदा था, तो 2600 रुपये क्या हो गया, मध्यवर्ती। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये निकाल दिया, कितना आ गया, 600 आ गया। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको बताऊं, अगर मान लीजिए हम ये नहीं करते हैं और हम सिर्फ ये करते हैं, किसान ने 1000 रुपये का किया, धागा मिल ने 1200 का किया, इसने और इसको जोड़ देते हैं, तो ये मूल्य कितना हो गया, 9500। ठीक है, अब इसमें क्या हो गई है, दोहरी गणना हो गई है, क्योंकि कपास का मूल्य यहाँ भी जुड़ गया, इसमें भी जुड़ गया, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, धागे का मूल्य यहाँ है, यहाँ भी है, तो एक ही चीज़ का मूल्य एक से ज़्यादा बार जुड़ चुका है। ठीक है, क्योंकि जब ये यहाँ है तो इसमें कपास भी तो थी, तो अगर हम उसी स्टेज पर उसको अलग निकालते जाएं, या फिर दूसरा तरीका है कि हम टोटल मध्यवर्ती उपभोग की वैल्यू अलग निकाल लें, टोटल उत्पादन के मूल्य के अलग निकाल लें, या तो हम यहाँ पर माइनस कर दें
तो भी बात एक आती है, या फिर हम हर एक स्टेज पर कितनी मूल्य वृद्धि हुई है, हर एक लेवल पर कितनी मूल्य वृद्धि हुई है, उसको एक एक करके क्या करते चले जाएं, माइनस करते चले जाएं, तब भी मूल्य वृद्धि इतनी ही आएगी। ठीक है, तो अब आपको मैंने बता दिया दोहरी गणना क्या होती है, वो भी बता दिया, और दोहरी गणना से बचाव का रास्ता क्या है, वो है मूल्य वृद्धि की गणना की जाए। ठीक है, अगर हमने ऐसे ही इसको कर दिया होता तो ये क्या हो जाती, दोहरी गणना। एक ही वस्तु का मूल्य एक से ज़्यादा बार जुड़ जाता है, उसे दोहरी गणना कहते हैं। लेकिन अगर हमें उससे बचना है तो उसमें से हम मध्यवर्ती उपभोग को माइनस करके और क्या निकाल लें, मूल्य वृद्धि निकाल लें, तो इससे हम दोहरी गणना से बच सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।